सो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा इस चैप्टर को हम वन शॉट में फिनिश करेंगे। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द होल बायोलॉजी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट की बात करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाला चैप्टर है। इसको आप रट करके काम नहीं चला सकते, क्योंकि ये चैप्टर आपको हायर क्लासेस 11th और 12th इवन इन ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होता है। तो आपको अपना बेस अभी से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और साथ में पेन और कॉपी को लेकर बैठेंगे, और जब मैं नोट करने के लिए कहूँ तो आप उस चीज़ को नोट करेंगे। जो बच्चे इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लें। देखो, समझ में आना ना आना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी को रीड कर करके बैठोगे तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में क्या है, तो और आपको समझने में और अच्छा लगेगा और आसानी होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सेल के साथ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सभी ऑर्गेनिज़म सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सपोज इट इज़ अ सेल। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेल की बात। यहाँ पर जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये वाली, ये किसकी इमेज है? ये ह्यूमन आरबीसीज की इमेज है। ह्यूमन आरबीसीज, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्टों के नाम दिए हुए हैं। उन साइंटिस्ट को आपको ध्यान से देखना है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले नाम दिया हुआ है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड सेल, फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन 1665। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है क्वेश्चन। ये अभी नहीं, ये आप क्लास 11th-12th में जाओगे, वहाँ भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। सेम बहुत बार पूछा जाता है। ल्यूवेन हुक ने क्या किया था? डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन 1674। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। ये आपको ईयर याद रखना है। किस किस का याद रखना है मैं बता देता हूँ। आपको रॉबर्ट हुक का ईयर याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन का ईयर याद रखना है, और इसका स्केलेटन एंड स्क्वान का जो है आपको याद रखना है। स्केलेटन और स्क्वान कौन थे? ये इनमें से एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, सेल थ्योरी बनाई थी। कौन से ईयर में? इन ईयर 1839। फिर उसके बाद सेल थ्योरी में कुछ कमी पेशी रह गई थी, जिसको दूर किया किसने? रुडोल्फ वर्शो ने। रुडोल्फ वर्शो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया इन द ईयर 1855। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, इसको आप याद रखेंगे। इन सभी साइंटिस्ट्स के आपको जो है अचीवमेंट्स तो ध्यान रखनी है, और जिन पे मैंने ये रेड मार्क किया है उनके ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सेल थ्योरी के बारे में दिया हुआ है। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इम्पोर्टेंट, आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछी जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। कि नंबर ऑफ सेल्स
के बेसिस पर दो टाइप्स के हमारे पास सेल होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सेलुलर यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है और कुछ नहीं होता। उसके एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, ये क्या होती है, एक टाइप की एल्गा होती है। क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, मोनर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का पूरा किंगडम, बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनर से बिलोंग करता है, तो उसका पूरा जो किंगडम है वो यूनिसेलुलर में ही आता है ना। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब यूनिसेलुलर में आते हैं। मल्टीसेलुलर में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टास, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब सेकेंड है टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इनके एग्जांपल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया, या मैं लिख दूँ किंगडम मोनेरा, पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा वो प्रोकैरियोट्स में आता है। और यूकैरियोट्स में सभी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में। अब आगे क्या है हमारे पास, देखो जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, दिस इज न्यूक्लियस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होती है, होती नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये एब्सेंट होती है वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में। वो जिसमें प्रेजेंट रहती है वो किस कैटेगरी में आते हैं, यूकैरियोट्स में। ये यहाँ पर समझाया गया है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम सबसे पहले बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल, एनिमल सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल पढ़ेंगे और बैक्टीरिया का सेल पढ़ेंगे। तीनों में कॉमन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या डिफरेंस है, ये सपोज एनिमल का सेल है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये साइटोप्लाज्म और अंदर न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा रहता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या रहता है कि प्लांट सेल है, इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इस तरीके से रहती है वो, है ना, इसको बोलते हैं सेल वॉल। अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म अंदर, और ये वही अपना न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एनिमल सेल, ये अपना प्लांट सेल। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है, एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, CALYX। जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो उसको नोट करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं इसको, GLYCOCALYX। ठीक है, ये सेल वॉल होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये अंदर वही अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। तो वो बच्चे जो अपने कान बंद करे बैठे थे, अपने कान खोलें, और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको सुनेंगे क्या बोल रहा हूँ। कि स्ट्रक्चर, हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एनिमल सेल, फिर हमने पढ़ा प्लांट सेल, फिर हमने पढ़ा बैक्टीरियल सेल। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले डिफरेंस छोड़ो, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्या सिमिलरिटी होती है। तीनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सब में इसमें भी होता है, प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में भी। अब डिफरेंस कहाँ आता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बाकी प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती है और बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये थोड़ी सी आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आपकी NCERT में मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है आगे की स्टडी के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने जैसे पीछे बात की कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल के केस में जो है आउटर मोस्ट लेयर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल का, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है पहले सेलेक्ट करती है कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन कौन सा जो सब्सटेंस है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा उस टाइप का होता है जो बहुत चूज़ी होता है, खुद चीज़ों को सिलेक्ट करता है। अगर उसको कपड़े भी पसंद करने होंगे तो अपने खुद पसंद करेगा, किसी की पसंद किए हुए नहीं पहनेगा। ठीक है, दूसरे इस टाइप के बच्चे होते हैं जो जिसके पेरेंट्स ने कपड़े पसंद कर लिए, वो उसने खुद पहन लिए, उसको ज़्यादा चूज़ ही नहीं होता वो। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसी टाइप की है, किस टाइप की, फर्स्ट टाइप वाले बच्चे की, जो बहुत चूज़ी होता है। उसको किसी जो उसको चूज़ करना होता है वही चूज़ करता है, अपनी पसंद से करता है काम को।
तो ठीक उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो सपोज़ ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इस पर पंप्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं पंप्स, या पंप्स मत बोलो आप, चैनल्स बोलो उनको, चैनल्स। क्या बोलो? चैनल्स। यहाँ पर चैनल्स लगे होते हैं। तो ये चैनल सेल मेम्ब्रेन पर जो चैनल्स लगे होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन कौन सा सब्सटेंस इसको क्रॉस करेगा। सपोज़ यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर पोटेशियम है, तो ये डिसाइड करेगा कि सोडियम को अंदर जाना है कि पोटेशियम को अंदर जाना है। सपोज़ इसने सोडियम को अंदर आने के लिए परमिशन दी और सोडियम को आने के लिए नहीं दी, अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सेलेक्टिव है, सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों को अपने चैनल्स के थ्रू पास होने के लिए देता है। तो इसलिए हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है। अब मैं अगर आपको इसका रियल स्ट्रक्चर दिखाऊं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको इसका दिखाऊं, तो ये पहले इस बात को लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड bilayer एंड प्रोटीन। ये किस किस की बनी होती है? लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये लिपिड बाइलेयर की लेयर होती है इस तरीके से, इस तरीके से। और इसके बीच में इस तरीके से प्रोटीन एम्बेडेड होता है, इस तरीके से, और यहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है। तो मैंने आपको किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिखा दिया। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में बताना है। ऑस्मोसिस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लिखेंगे पहले इसको, डिफ्यूज़न, सॉरी ऑस्मोसिस लिख दिया ना, डिफ्यूज़न पढ़ेंगे पहले। मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन of higher concentration to lower concentration। इसको नोट करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो भी गैसेस होती हैं वो हमेशा हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जो है मूव करती हैं। इसका एग्जांपल आप देखिए, हम जब भी सांस लेते हैं तो हम अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों इनहेल नहीं करते? आप रीज़न सोच करके देखिए। इसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है। इसलिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसको लिखेंगे,
सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is higher in atmosphere than human body, then human body मत लिखो, lungs लिखो, then lungs ब्रैकेट में alveoli, ठीक है। तो that's why we inhale ऑक्सीजन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, हमारे लंग्स में कम होता है, तो इसलिए गैस कहाँ से कहाँ मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसलिए एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लंग्स में ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में कम होता है, इसलिए हम जब भी एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करते हैं, यही रीज़न होता है, ठीक है। इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन लंग्स और alveoli, then atmosphere. That's why we exhale कार्बन डाइऑक्साइड। आई रिपीट, सब रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे कान बंद करके बैठे थे वो ध्यान से सुनेंगे, अपने कान खोलेंगे। डिफ्यूज़न के बारे में बताया था, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। गैसेस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। कहाँ से कहाँ मूव करती है, बोलेंगे मेरे साथ, कहाँ से कहाँ मूव करती है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, हाँ शाबाश। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर इन एटमॉस्फेयर देन लंग्स। अब मैंने बताया कि जैसे हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती हैं, तो मैंने आपसे रीज़न पूछा कि हम जब भी सांस लेते हैं, जब भी व्हेन वी इनहेल, तो हम ऑक्सीजन अंदर क्यों लेते हैं। इसकी वजह क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, किसके मुकाबले, हमारे लंग्स के मुकाबले। इसलिए जो ऑक्सीजन, इसलिए जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, कम है। तो गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी वजह से जो है हम जब भी एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को अभी समझ नहीं आया वो लोग वो वीडियो को दोबारा बैक कर ध्यान से सुनेंगे। अब आपको समझाना है यहाँ पर ऑस्मोसिस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप ध्यान से देखेंगे इसको। ऑस्मोसिस क्या होता है ऑस्मोसिस? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अब आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी वाटर मूव करता है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है हमेशा? वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे। ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक क्या होते हैं, अभी बात करता हूँ उसके बारे में। ठीक है, इसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब भी वाटर मूव करता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब समझाता हूँ ये प्रोसेस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या करना है आपको, सपोज आपने एक गिलास लिया, या आपने गिलास ले लिया, ठीक है, ये आपने एक गिलास लिया और इसमें आपने जो है कोई सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब आपको नहीं पता है सॉल्यूशन किस टाइप का है, कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, आपको कुछ नहीं पता। आपको ये पता है कि आपको क्या याद है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक की सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, आपने कोई भी एक सेल लिया, कोई भी सेल लिया, कोई भी जो आपकी मर्ज़ी हो, कोई भी सेल लिया। सपोज एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सबसे बढ़िया आपका जो सेल होगा वो रेसिन का होगा। यहाँ पर आपने एक रेसिन का सेल ले लिया। रेसिन समझते हो, किशमिश, किशमिश खाई होगी आपने, उसको वो लिया आपने और सॉल्यूशन में आपने उसको डाल दिया इस तरीके से। और रेसिन जो किशमिश थी वो आपने इसमें सॉल्यूशन में डाल दी। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ये रेसिन, ये किशमिश ऐसी थी, आफ्टर सम टाइम ये ऐसी हो गई। यानी क्या हुआ, इट सोइलोज अप, सोइलोज अप, ये फूल गई, है ना। अभी कैसे हो पाया, क्योंकि जब आपने इस किशमिश को इस सॉल्यूशन में डाला तो ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक था। हाइपोटोनिक यानी कि लेस, ये जो था डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था। तो इसमें क्या हुआ, हमने पढ़ा है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक। तो ये जो सॉल्यूशन था ये हाइपोटोनिक था, हाइपोटोनिक। तो इसलिए जो वाटर था वो कहाँ से कहाँ मूव किया, वाटर यहाँ से यहाँ मूव किया, सॉल्यूशन से सेल के अंदर मूव किया, जिसकी वजह से सेल फूल गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपने अब हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, सपोज आपने ग्लास लिया, आपने ग्लास लिया और उसमें जो सॉल्यूशन था उसमें फिर से आपने वही काम किया, सेम प्रोसीजर को आपको दोहराना है ना। बस आपने किशमिश डाली, ऐसे नहीं पतली वाली। आफ्टर सम टाइम आपने देखा कि जो पतली वाली किशमिश थी वो एज इट इज़ ऐसी की ऐसी रह गई। ठीक है, यानी कि जो वाटर था ना वो सेल के अंदर गया ना ही सेल से बाहर आया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन सेल की और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला हमें पढ़ना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर। फिर से आपने ग्लास लिया है ना, वो सॉल्यूशन था उसमें जब इस बार आपने सेल डाला तो इस बार क्या हुआ, वो जो सेल था आफ्टर सम टाइम वो और श्रिंक हो गया, इस तरीके से श्रिंक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इस बार सॉल्यूशन था वो हाइपरटोनिक था। तो हमें पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है हमेशा, बोलो कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। कहाँ से कहाँ मूव करता है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। कहाँ से कहाँ? हाँ शाबाश, ठीक है। तो इस वजह से जो सेल था उसका जो कंसंट्रेशन था वो कम था, है ना, हाइपोटोनिक था। तो वो कहाँ से कहाँ मूव किया? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। इस वजह से सेल जो है श्रिंक कर गया। तो ये था हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक का तीनों का सिस्टम, ठीक है। अब किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास मुझे यहीं पर रोकनी पड़ेगी। अब तुम लोगों का काम क्या है, जहाँ तक पढ़ा दिया है उसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करना। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में डालना है, और इसका पार्ट 2 मैं कल तक डाल दूँगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।